हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल होता है बिजनेस एंटाइटी। एन एंटाइटी हैज़ ए सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स ओनर। जो बिजनेस होता है हमारा, उसका कोई नाम होता है, तो बिजनेस एंटाइटी इज़ सेपरेट फ्रॉम ओनर। तो उसकी एंटाइटी, उसकी स्टैम्प सब अलग अलग होता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बिजनेस इज ट्रीटेड एज एन एंटाइटी। बिजनेस को हम क्या मानते हैं? एक एंटाइटी है वो हमारा, एक अलग उसकी पहचान है। विच इज़ सेपरेटेड एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर, जो कि बिजनेस से ओनर से बिल्कुल सेपरेट है, डिस्टिंक्ट है। Therefore, transaction are recorded, analyzed, and the financial statement are prepared from the business point of view and note of the owner. इसे जितनी भी रिकॉर्डिंग की जाती है, ट्रांजैक्शन की जाती हैं, उनको एनालाइज किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है, सब कुछ किसके बेस पर किया जाता है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू पे किया जाता है, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। ओनर इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस। ओनर इज treated as a creditor, internal liability for his investment in the business. ओनर को ट्रीट कैसे किया जाता है कि वो एक क्रेडिटर है जिससे हमने बिजनेस ने उससे उधार ले रखा है। ठीक है, उसने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो उसने एक तरह से बिजनेस को वो अमाउंट दिया है, तो वो बिजनेस के लिए क्रेडिटर है। एज इफ द फर्म हैज़ बोरोड फ्रॉम इट्स ओनर इंस्टेड ऑफ द आउटसाइड पार्टीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस लाइक एनी अदर बिजनेस एक्सपेंस। और क्या माना जाता है कि ये जो पैसा उसने लगाया है, अगर अदर पार्टी से लेते तो वो पैसा हमारा, उस पर हमें क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसी तरह से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी बिजनेस में एक्सपेंस मानते हैं, और जितनी कैपिटल उस ओनर ने लगाई है उस पर उसे एज ए इंटरेस्ट जो है दिया जाता है। जैसे किसी थर्ड पर्सन से लेकर हम उसको इंटरेस्ट देते हैं, उसी तरह से ओनर को भी इंटरेस्ट दिया जाता है। हिज प्राइवेट एक्सपेंस आर ट्रीटेड एज ड्राइंग लीडिंग टू रिडक्शन इन कैपिटल। अगर उसने कुछ पैसा बिजनेस से ले लिया है तो उसको हम ड्राइंग मानते हैं, और उसको हम ये मानते हैं कि उसने कैपिटल में से कुछ पार्ट जो है रिड्यूस कर दिया है, कैपिटल को कम कर दिया उसने। अगर मान लो उसने 1 लाख रुपए बिजनेस स्टार्ट करते समय लगाए थे, महीने के लास्ट में उसने 1 महीने के लास्ट में उसने 10,000 रुपये अपने घर के खर्चे के लिए उस बिजनेस से ले लिए, तो इसका मतलब अब उसकी कैपिटल कितनी रह जाएगी? 90,000 रह जाएगी, क्योंकि उसने प्राइवेट यूज़ करने के लिए, यानी कि एक्सपेंस को हम प्राइवेट यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए जो भी एक्सपेंस वो करता है उसको ड्राइंग्स माना जाता है। अगर उसने बिजनेस में से लिए हैं तो इससे उसकी कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। तो हम इसमें सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल हमने क्या समझा कि बिजनेस एंटाइटी, इसका मतलब है कि बिजनेस जो है ओनर से डिफरेंट होता है, सेपरेट होता है, और बिजनेस जो है हमारा अपनी ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसकी कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, हम उसकी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, और उसको हम ओनर को एक क्रेडिटर मानते हैं, और ओनर ने जो कैपिटल लगाई है उस पर हम उसको इंटरेस्ट पे करते हैं। तो दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, बिजनेस मैन अलग है और बिजनेस अलग है। मनी मेजर्ड प्रिंसिपल, सेकेंड हमारा प्रिंसिपल क्या है? मनी मेजर। हम इसमें सिर्फ मनी की ही मेजरमेंट करते हैं। According to this principle, only those transactions that are measured in money or can be expressed in term of money are recorded in the books of accounts of the enterprises. इसमें क्या है? जितनी भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं वो सभी मनी में मेज़र होती हैं, तभी हम उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, अदरवाइज हम उनको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नॉन मॉनिटरी इवेंट्स लाइक डेथ ऑफ द एम्प्लॉइज, मैनेजर, स्ट्राइक्स, डिस्प्यूट्स एक्ट्स आर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। इनकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है। इवन दो दीज आल्सो इफेक्ट द बिजनेस ऑपरेशंस सिग्निफिकेंटली। हालांकि इससे असर पड़ता है, बिजनेस का प्रॉफिट कम हो जाता है। कई बार कंपनी अगर स्ट्राइक हो गई है, 15 दिन के लिए बंद है, तो वर्किंग नहीं हुआ ना, वर्किंग हुई नहीं तो क्या होगा? बिजनेस का प्रॉफिट कम होगा। लेकिन सिर्फ जो प्रॉफिट हुआ है उसी की ही एंट्री की जाएगी, और उसके अलावा इस स्ट्राइक वगैरह की कोई एंट्री नहीं होती है। सिर्फ मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल हमें यही कहता है। उसके बाद है इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल की क्या लिमिटेशंस हैं? सबसे पहली है इट इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। अगर मैनेजर बहुत क्वालिटी है, उसके अंदर बहुत ऑनेस्ट है, एम्प्लॉइज़ जो हैं उसकी बहुत ऑनेस्ट है, सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, तो ये सब क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज में ये एसेट हैं। लेकिन
इस सब चीज़ों को जो क्वालिटिव एस्पेक्ट है इसको हम इग्नोर कर देते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड है वैल्यू ऑफ मनी इज़ नॉट स्टेबल। जो वैल्यू ऑफ मनी है वो कभी भी स्टेबल नहीं रहती है। टू टेक अकाउंटिंग रिकॉर्ड सिंपल relevant understandable and homogeneous fact are expressed in a common unit of measurement money which is not stable। हम जितना भी रिकॉर्डिंग करते हैं सब मनी की फॉर्म में करते हैं और मनी की जो क्या है कॉमन यूनिट है मनी, और ये इसकी भी जो वैल्यू है कभी भी स्टेबल नहीं रहती है। थर्ड है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल हमारा क्या है? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। According to this principle, the whole indefinite life of an enterprise is divided into parts known as accounting period। सबसे पहले तो अकाउंटिंग पीरियड 1 ईयर का होता है, ठीक है। हमेशा हम लेते हैं जैसे हमारा सेशन होता है स्कूलों का कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, इसी तरह से अकाउंटिंग पीरियड भी ऐसा ही होता है। कोई तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का बना के चलते हैं और कोई 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का बना के चलते हैं। तो ये अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल होता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल होल इनडेफिनिट लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। जो जितनी भी हम मानकर चलते हैं कि हमेशा चलती रहेगी, गोइंग कंसर्न हमारा जो कहता है कि हमेशा बिजनेस चलता रहेगा, तो उसको भी हम डिवाइड कर देते हैं पार्ट्स में, नो एज अकाउंटिंग पीरियड। Accounting period is defined as interval of time at the end of which the profit and loss account and balance sheet are prepared so that the performance is measured at regular interval and decision can be taken at the appropriate time। Accounting period is usually a period of 1 year। हम 1 year का ही मानकर चलते हैं अकाउंटिंग पीरियड को, और इसमें फिर भी समय समय पर हम बीच बीच में क्या करते रहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड के बीच बीच में हम जो है थोड़े से शॉर्ट टाइम के लिए किसी भी महीने के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के तैयार कर लेते हैं अपना, और बैलेंस शीट वगैरह देखते रहते हैं प्रिपेयर करके कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, और अगर हमें रिक्वायरमेंट होती है कोई डिसीजन चेंज करना होता है तो उसको चेंज कर लेते हैं। अब रेलिवेंस दिस अजम्पशन रिक्वायर शोइंग द एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। ये जो हमारा अजम्पशन है इसमें क्या रिक्वायरमेंट है कि हमें अपने एक्सपेंस 2 तरह के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। उनको जो है हम अलग अलग ही शो करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, अगर मान लो हमने कोई एसेट खरीदी है तो उसका जो एक्सपेंसेस है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लो हमने स्टॉक खरीदा है तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। इसके अलावा है पोर्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर that is consumed during the current year is charged to income statement and the rest of the portion, in other words unconsumed portion, is shown as an asset in the balance sheet। जो पोर्शन है कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो हमने इस साल कंज्यूम कर लिया, जैसे मान लो मशीन थी हमारी 5 साल के लिए हमने यूज़ करनी थी, तो अब 1 साल तो उसका पूरा हो गया तो मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी, तो जो वैल्यू कम होगी एज ए डेप्रिसिएशन उसको हम कहाँ दिखा देंगे, अपने इनकम स्टेटमेंट में दिखा देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देंगे उसको। और जो रेस्ट जो है हम पोर्शन है अब मशीनरी अकाउंट में जब हम बैलेंस शीट में शो करेंगे उसको एज ए एसेट, तो उसमें से हम उसका डेप्रिसिएशन लेस करके बैलेंस अमाउंट हम उसको शो करेंगे। एज पर द इनकम टैक्स लॉ, टैक्स ऑन इनकम इज कैलकुलेटेड ऑन एनुअल बेसिस फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर। जो इनकम टैक्स लॉ क्या कहता है कि हमें एनुअल बेसिस पर अपना ड्यूरेशन रखना चाहिए 1 ईयर का, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए। टाइमली एक्शन फॉर करेक्टिव मेजर्स कैन बी टेकन बाय मैनेजमेंट, और यदि टाइमली कोई भी एक्शन इसका हम लेना चाहते हैं तो कोई करेक्टिव मेजर लेना चाहते हैं तो वो मैनेजमेंट ले सकती है। फोर्थ हमारा प्रिंसिपल क्या है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। हमें जो है जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो जितनी भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू economic affairs of the entity should be completely disclosed in its financial statement and accompanying notes to accounts। जो भी हमने अकाउंट्स तैयार किए हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाया है, उसके अलावा बैलेंस शीट बनाई है, तो उसमें वर्किंग नोट्स जो हैं हम नीचे लिखेंगे, और जिसमें जो भी कंडीशंस हैं, किस फॉर्मूले से आपने डेप्रिसिएशन लगाया है, किस तरीके से आपने कोई और भी यूज़ किया है, तो उसको भी हम क्या दिखाएंगे, कितना बैड डेब्ट्स हमने शो किए हैं,
तो ये सब हम वर्किंग नोट्स में फुल डिस्क्लोज प्रिंसिपल कहता है कि आप हर चीज़ को बिल्कुल क्लियर रखोगे ताकि कोई भी उसको देखकर तुरंत इस बात को समझ जाए कि आपने किस तरह से कैलकुलेशन की है, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट should act as means of conveying and not cancelling the information. Disclosure of information will result in better understanding at the parties may be able to take sound decision on the basis of the information provided. In other words, footnotes such as contingent liabilities in respect to a claim of very big amount against the business are pending in a court of law. अगर मान लो कोई contingent liabilities हैं तो उसको भी हम शो करेंगे footnotes में. चेंज इन द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, अगर हमने कोई मेथड चेंज किया है तो उसको भी हम शो करेंगे. मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का क्या होता है, कभी हाई हो जाता है उसका मार्केट वैल्यू, कभी लो हो जाता है, तो हमें जो भी उसका मार्केट वैल्यू वो उसे शो करना चाहिए ताकि कन्फ्यूज़न ख़त्म ना हो जाए हमारी सारी. फिर है मैटेरियलिटी प्रिंसिपल. हमारा मैटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमें डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट इज़ कंपल्सरी बट इट डज नॉट इम्प्लाई that even those figures which are irrelevant are to be included in financial statement. हमें सारे material fact बताने चाहिए लेकिन जो irrelative हों, जो उससे बिल्कुल भी मेल ना खाते हों, वो भी अगर मान लो अगर ज़रूरी हैं, मतलब अगर ज़रूरी नहीं है तो हमें मतलब उनको नहीं दिखाना चाहिए. जो irrelevant है उनको हम छोड़ देंगे, सिर्फ relevant को ही दिखाएंगे. According to this principle, only those item or information should be disclosed that have material effect and relevant to the user. सिर्फ हमें वही दिखाने हैं जो कि वही डिस्क्लोज करना है जिससे उस पर असर पड़ता हो हमारे बिजनेस पर और जो कि यूज़र पर भी उसका से उस यूज़र से भी वो रिलेटेड हो. सो आइटम्स हैव एन insignificant effect on being irrelevant to user need not to be disclosed separately. These may be merged with other items. अगर कोई irrelevant वो है हमारे पास कोई आइटम है तो उसको हम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, उसको अलग से हम किसी और चीज़ के साथ मर्ज कर देंगे. छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको किसी और के साथ मर्ज कर देंगे. इफ़ द नॉलेज ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन में इफेक्ट द यूजर्स डिसीजन इट इज़ टर्म्ड एज मटेरियल इन्फॉर्मेशन. अगर मान लो कोई ऐसी नॉलेज है जो यूज़र के डिसीजन को, यूज़र्स दो तरह के होते हैं ना, इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र, जो हमारी स्टेटमेंट्स देखते हैं अपने डिसीजन लेते हैं उसके अकॉर्डिंग. तो जैसे क्रेडिटर हो गए, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हो गए, तो उनकी अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो उनके डिसीजन में कोई इफ़ेक्ट डाल सकती है तो ऐसी इन्फॉर्मेशन हम ज़रूर लिखेंगे, मटेरियल इन्फॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं. इट शुड बी नोटेड दैट एन आइटम मटेरियल फॉर वन enterprises may not be material for another enterprises, such as an item of expense of 50,000 is immaterial for an enterprises having turnover of rupees 100 crore. अगर 100 करोड़ की हमारी बिजनेस की टर्नओवर है तो उसमें अगर 50,000 का कोई प्रॉब्लम है, हमारा 50,000 छोटी सी अमाउंट है, तो इस तरह के एक्सपेंस को हम जो है इसमें इग्नोर कर सकते हैं. तो इसको दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है. देयर इज़ नो नीड टू शो इट. 6th है हमारा कंजर्वेशन या प्रूडेंस प्रिंसिपल. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, प्रॉफिट इन एंटिसिपेशन शुड नॉट बी रिकॉर्डेड बट लॉस इन एंटिसिपेशन शुड इमीडिएटली बी रिकॉर्डेड. अगर मान लो हमें लग रहा है कि कोई हमें प्रॉफिट होने वाला है, निकट जल्दी ही हमें कोई प्रॉफिट होने वाला है, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. पर अगर हमें लग रहा है कि आगे कोई लॉस हो सकता है, गवर्नमेंट को कोई ऐसी पॉलिसी है जिसके कारण हमें लॉस हो सकता है, उसको तुरंत रिकॉर्ड करेंगे ताकि उस लॉस को कम किया जा सके. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रिंसिपल इज नॉट टू ओवरस्टेट द प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्राइजेज इन एनी केस. व्हेन डिफरेंट इक्वली acceptable alternative methods are available, the method would having least favorable immediate effect on profits should be adopted. अगर मान लो किसी भी कारण से हमारा प्रॉफिट बढ़ सकता है तो अब मतलब लॉस कम हो सकता है तो उसको हम जो है अडॉप्ट कर लेंगे उस मेथड को. वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट और रिलाइजेबल वैल्यूज़ विच एवर इज़ लोअर. हम हर साल क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं बैलेंस शीट में, तो उसको हमें वैल्यूएशन करना होता है हर साल. तो हम क्या करते हैं, जो मार्केट हम जिस कॉस्ट प्राइस पर हमने ख़रीदा है और इस टाइम मार्केट में रिलाइजेबल वैल्यू उसकी क्या है, तो दोनों में से जो कम होता है वो हम वैल्यू दिखाते हैं क्लोजिंग स्टॉक में. फिर है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स.
जितने भी हमारे डेटर्स होते हैं उसमें से हम कुछ प्रोविज़न लेकर चलते हैं, हम मानकर चलते हैं कि कुछ डेटर्स हमारे ऐसे हैं जो हमें पे नहीं करेंगे, तो उसके लिए हम फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज़ मेड, एक तो प्रोविज़न होता है डाउटफुल डेट्स के लिए कि कितने कितने डेटर्स हमें पे नहीं कर पाएंगे, 5%, 7%, जितना डाउटफुल डेट्स होता है वो लेके चलेंगे, लेस करके चलेंगे डेटर्स में से उनको। और इसके अलावा प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज़ मेड, ऐसे ही डिस्काउंट भी देना पड़ता है ताकि वो तुरंत पेमेंट कर दें, तो उसके लिए भी हमें उनको अप्रिशिएट करने के लिए कि तुम जल्दी से जल्दी पेमेंट करो, मोटिवेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको डिस्काउंट दे देते हैं, कैश डिस्काउंट दे देते हैं। तो वो जो डिस्काउंट ऑन डेटर होता है उसके लिए भी हम प्रोविज़न लेकर चलेंगे। अब है कोस्ट कॉन्सेप्ट। सेवंथ हमारा प्रिंसिपल क्या है, कोस्ट कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एसेट इज डिकोडेड इन द बुक ऑफ अकाउंट एट इट्स ओरिजिनल कोस्ट। ठीक है, हमेशा हमें एक स्टॉक को छोड़कर, स्टॉक को तो हमने अभी बात की, डिस्कस किया ना कि स्टॉक जो होता है क्लोजिंग स्टॉक, उसको हम मार्केट वैल्यू एंड कॉस्ट प्राइस दोनों में से जो कम होता है उस पर शो करते हैं, लेकिन जो बाकी अदर जो हमारी एसेट्स हैं जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गई और भी अंदर जो भी एसेट्स हो, मशीनरी हो गई, वो सब जो है ना हम कॉस्ट प्राइस पर ही उसको शो करते हैं। द कोस्ट बिकेम द basis of all subsequent accounting transaction for the asset since the acquisition cost rates relate to the past. It is referred to as historical cost. Example, machinery purchased for rupees 1,50,000 in cash and rupees 20,000 was spent on installation of machine and rupees 1,70,000 be recorded as cost of machine in the books and depreciation will be charged on his cost. If market value of machine due to inflation has gone up to rupees 2 lakh, then the increased value will not be recorded. This cost is systematically reduced from year after year by charging depreciation and the asset are shown in the balance sheet at book value cost minus depreciation. हम हमेशा उसको cost price पे दिखाते रहेंगे और cost में से भी हर साल जो हमने depreciation decide कर रखा है उसको हम लेस करते चलेंगे, तो उस वैल्यू पर हम इसको दिखाएंगे। 8th हमारा प्रिंसिपल क्या है, मैचिंग प्रिंसिपल। According to this principle, all expenses incurred by any enterprises during an accounting period are matched with the revenue recognized during the same period. All expenses incurred by, जितने भी expenses जो है किसी enterprises के हुए हैं किसी भी accounting period में, 1 year में, तो उनको revenue recognized during the same period, तो उनको हम किससे comparison करेंगे, जो हमें income हुई है उससे। The matching principle facilitates to ascertain the amount of profit or loss incurred in a particular period by deducting the related expenses from the revenue recognized during that period. उससे क्या होगा, हमें प्रॉफिट का बजाय लॉस का पता चल जाएगा कि रिवेन्यू इतने हुए, हमारे एक्सपेंस इतने हुए हैं, तो इनको मैच करेंगे, कितना लॉस या प्रॉफिट हुआ है हमें पता चल जाएगा। द फॉलोइंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंस एंड रिवेन्यू आर डन ड्यू टू मैचिंग प्रिंसिपल। फर्स्ट है असर्टमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस, सेकंड है ascertainment of income received in advance, थर्ड है अकाउंटिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, फोर्थ है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट। उसके बाद हमारा 9th क्या है, ड्यूल आस्पेक्ट प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैव 2 आस्पेक्ट्स, फर्स्ट डेबिट एंड सेकंड क्रेडिट। ये हमारा क्या है, बुक कीपिंग क्या बताता है, हमें ये बताता है कि हमारा डबल एंट्री सिस्टम है। ड्यूल आस्पेक्ट प्रिंसिपल है, हर एंट्री में हम एक डेबिट करेंगे, उतने अमाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। इन अदर वर्ड्स, ऑफ एवरी डेबिट देयर इज ए क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट इन वन और मोर अकाउंट्स एंड वाइस वर्सा। द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। Due to this principle, the two sides of balance sheet are always equal and the following accounting equation will always hold good at any point of time. Asset is equal to liabilities minus liabilities plus capital. हमारी एसेट किसकी इक्वल होगी, हमेशा liabilities plus capital के। एग्जाम्पल, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 1 लाख, इट इंक्रीज कैश इन एसेट साइड एंड कैपिटल इन लाइबिलिटी साइड बाय रुपीज़ 1 लाख। एसेट 1 लाख इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल 1 लाख। इस तरह से हम इसको शो करेंगे। फिर रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, रिवेन्यू इज कंसिडर्ड एट realized when transaction as has taken place and obligation to receive its payment has been established. The recognition of revenue and receipt of payment are two different aspects. देखिए, अगर मान लीजिए हमने
सेल की है, क्रेडिट सेल की है, तो जैसे ही हमारी सेल हुई, अगर हमें डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि हम 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे, तो जैसे ही हमने सेल की हमें बेनिफिट तो हो गया ना, बेशक हमें पैसे कम मिलेंगे, 2 महीने बाद मिलेंगे, तो रिवेन्यू तो हो गया ना हमें। तो क्या होगा, रिसीव ऑफ पेमेंट बेशक 2 महीने बाद हुई है, लेकिन हमें रिवेन्यू किस डेट को हो गया, जिस दिन वो सेल हुई है। तो इसी तरह से एग्जांपल है, निशिथा सोल्ड गुड्स फरवरी 2018 एंड गोट्स इज पेमेंट इन अगस्त 2018। फरवरी में उसने वो गुड्स बेची थी, लेकिन उसको पेमेंट कब मिली, अगस्त 2018 को मिली है। तो रिकॉग्निशन ऑफ रिवेन्यू ऑफ दिस ट्रांजैक्शन इज फरवरी, हमें रिवेन्यू तो फरवरी में ही हो गया। द डेट ऑफ द सेल एज द लीगल ऑब्लिगेशन टू पे द पेमेंट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड ऑन द डेट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट को, इस प्रिंसिपल को भी हम यूज़ करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।